मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ पाकिस्तान मॉर्निंग्स और मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और एक बात आपने याद रखनी है कि सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। निसार में तेरी गलियों के है वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। क्या बात है। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्त कुशाद कि संग व खश्त मुक़य्यद है और सग आज़ाद। वाह। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनून तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। क्या बात है। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई है। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुरे शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्त साया दीवारों दर में जीते हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत, ना उनकी हार नई ना अपनी जीत नई। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते। तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। वाह वाह। गर आज तुझ तो कल बहम होंगे, गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे। ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या। ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिशे लैलो मेहार रखते हैं। फैज़ अहमद फैज़, आज उनकी यौम पैदाइश है। बिल्कुल। और फैज़ अहमद फैज़ की यौम पैदाइश से उनकी इस खूबसूरत नज़म से हमने आगाज़ किया इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है पाकिस्तान मॉर्निंग। जी मौसम साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिस तरह आपने शुरू किया कि सुबह जानदार होनी चाहिए, और फैज साहब का ये आपने कलाम पढ़ के तो बहुत ही बड़ा अहम, बहुत जान डाल दी आज बहुत की सुबह जानदार में। कर दी है। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी अच्छा, सी मेरी भर जान निकल गई थी जब मैं ये नज़म पढ़ रहा था। ये वाक़अतन वो एक जो भी मेरे ख्याल से जो भी मुहिब्बे वतन है, जिनको मोहब्बत है अपने मुल्क से, उनके लिए ये बहुत ही एक जो है ना मैटर करती हैं ये चीज़ें। और जिस तरह आपने सुबह को जानदार मेरे लिए बना दिया है, आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान जो आपको देख रहा है वो डेफिनेटली उनकी सुबह जानदार हो गई है। इस जो है ना, अगर नहीं हुई है और थोड़ा अभी भी आंखें मल रहे हैं जरा, तो चाय पी ले, मेरा अपना मशवरा है। आई एम डूइंग दिस। चाय ले आओ, चाय दे दो उनको और चाय, ये लोगों को। कॉम्बिनेशन हमने बिल्कुल। बना दिया। फैज़ अहमद फैज़ साहब की आंखें आज खुलती हैं 113वीं सालगिरह सालगिरह है, है। बिल्कुल। उनके जो चाहने वाले हैं, जो नू हैं, जो उनके नाम लेवा हैं, वो याद कर रहे हैं उन्हें। और ज़ाहिर है हम बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की, तो आज का दिन जो है वो 2 हवालों से बड़ा अहम है। एक फैज़ अहमद फैज़ साहब की सालगिरह, 113वीं सालगिरह, और दूसरी जनाब ज़िया-उल-दीन साहब की पहली बरसी। वाह। ये अच्छा। 2 वो लोग हैं, वो अशख़ास हैं कि जिन्हें हम कहें कि ये लेजेंड्स थे। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में लेजेंड्स वैसे तो बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन अगर उर्दू अदब की बात की जाए तो शायरी में अपनी जहत में मेरे ख्याल से बिला बेमिसाल, गहरे, अपनी मिसाल आप भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बेमिसाल। इनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। मतलब उर्दू अदब की बात की जाए तो फैज़ अहमद फैज़, इकबाल, गालिब, मीर और फैज़, ये 4 शौरा हैं जिन्हें आप कहते हैं कि ये सबसे ऊपर हैं, सबसे टॉप पर हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि फैज़ इस खित्ते से थे, और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान, आई थिंक फैज़ साहब का नाम
तो जली हरूफ में हमेशा लिखा जाएगा, जिस तरह की उन्होंने शायरी की हुई है। फिर उसके बाद ज़िया मुहिउद्दीन साहब, ज़िया साहब जो है वो ड्रामा, आर्ट, थिएटर, फिल्म मेरे उस्ताद रहे। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा एजाज़ एजाज़ है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कुछ हमने उनसे सीखा, आज उनकी पहली बरसी है। उनके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, सर एक वो ग्रुप बना हुआ है हमारा उनके स्टूडेंट्स का। मुझे मज़ीद उनसीयत हो गई आपसे, यकीन करें। पहले भी थी, मैंने आपसे इजहार भी किया। नहीं सर, पहले नहीं थी। आप करे वो आप जो मुझे कह रहे थे बाहर, आप मैं पहले कर चुका हूँ, उनसे उन्हें पता है कि मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन ये बात तो आपने भरी महफिल में जो है इनकारी हो गए आप हक़ाइक़ से। जान के आपके बारे में जो है ना, मैं दिल फरेफ्ता जिसे कहते हैं ना आपके लिए। तो इसमें हमारी तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस्तादों की बड़ी बात है जिनसे निस्बत हो वो मजीद आपको जो है ना काबिल कदर बना देती है। तो भाई बाकी फिर अब लेजेंड्स की जिक्र तो हमने कर लिया, अब खबरों का जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, खबरें चूंकि क्या है आपके पास आज आपकी पटाई में? खबरें जी, सबसे पहले तो काकड़ साहब को आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो इस बात पे मुस्सिर हैं कि इलेक्शंस हमने बहुत अच्छे करवा दिए हैं। ठीक है, वो आप माने या ना माने, लेकिन नहीं, हमारे मानने से क्या होता है? दुनिया का मानना जरूरी है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो कह रहा है उसकी बात पे दुनिया एतमाद करे। हाल तो बहुत सी पिक्चर क्लियर जिसे कहते हैं ना, वो चीजें हैं। लेकिन क्या है उन्होंने वैसे डेफिनेटली उनका बयान बेसिकली था, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल ठीक हुए हैं। कहीं पे जो जुमला है वो मैं जुमला देता हूँ ना आपको, देखिए जुमला देखें, उनका बिल्कुल जुमला सही है। आप लोगों को खामखा पता नहीं क्यों एतराज़ है उनके ऊपर। निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन वाले दिन मुल्क भर में ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट की सहूलत मैसर थी, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं होता। तो भाई सही बात है, भाई ताख़ीर का मतलब ताख़ीर होता है। अच्छा, एक ये भी फैक्ट है, वो ये कह रहे ये हैं अलग बात है कि दो दिन तक नताइज ना आए हो अभी बहुत सारे कई हलकों के, खैर है कि 2018 में जी 86 घंटे बाद कहीं जाके नताइज मुकम्मल हुए थे, इस तरह की बात उन्होंने की इस दफ़ा। लेकिन हमने 36 घंटे, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जी जी, देखें, आपको मानना पड़ेगा, अगर कंपैरेटिवली हमने देखना है 2018 को, तो वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर भाई, हम तो मानते हैं उनकी बात, अच्छा काम, दुनिया माने ना, दुनिया भी माने ना माने। जो लोग इलेक्शन जीतने के बाद दे रहे हैं इस्तीफे कि नहीं भाई हम अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, ये हमारा मैंडेट नहीं है, उनसे वज़ीर आज़म साहब बात कर लें, हमें क्या। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि 2018 में तो चले 36 घंटे, ये जितने भी घंटे वो आरटीएस बैठा रहा और वो फिर आरटीएस उठ ना पाया, उसके बाद हम उधर से लेकर 2018 से लेकर 24 तक इतनी प्रोग्रेस भी नहीं कर सके कि उस वक्त आरटीएस बैठा था। तो इस दफा जो भी चीज, मैं आपको रोकूंगा, हमने प्रोग्रेस की है। इस दफा हमने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। हाँ, व्हाटएवर इट वाज। मैं इस दफा पहले आरटीएस जो था वो एक अलग, अब इस दफा हमने मैनेज करने के लिए चीजों को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। वेरी गुड। अब भाई एमबीए करते हैं तो एमबीए क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, तो ये इसी तरीके से होता है। वही हाफिज नईम साहब तरक्की हम कर रहे हैं। आपने जो कहा ना कि हम कुछ कर नहीं सके, तो मैंने इसलिए लोग हैं, इनको क्या पता तरक्की क्या होती है, तनज़्ज़ुली क्या होती है, भाई क्या पता आप लोगों को। हाफिज नईम साहब से पूछे, हाँ क्या किया है उन्होंने। हाफिज नईम साहब ने भाई उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। पहली दफा पाकिस्तान में मैंने देखा कि किसी बंदे ने अपनी सीट छोड़ी है। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस तरह जो उन्होंने 7 बातें की, ना सिर्फ सीट छोड़ी, जो ज़्यादा अहमियत की हामिल ये बात है कि वो क्या क्या रहे हैं। हाँ, एक बंदा अमीर है पूरे कराची शहर का और एक बड़ी जमात का जो पूरे मुल्क में एक अपनी हैसियत रखती है, वो ये कह रहा है कि हमें खैरात में दी गई है। हाँ। अब देखें, ये आई थिंक कि अपनी नौयत का पहला वाक़या हुआ पाकिस्तान में कि कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई नहीं, इस तरह मैं खुल के जैसे सामने आ जाना कि नहीं, इस तरह मुझे नहीं चाहिए। वो अगर असेंबली में जाते भी तो हो नहीं पाता कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक शख्स होते हैं, अपनी पार्टी के, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ने चलानी है। हाफिज नईम साहब अपने मुतालबात और जो जिस तरीके से वो एक बांगे दहल बात करते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट ना निकलता। तो उन्होंने PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये रिजल्ट जो है इसको ख़त्म किया जाए, और मैं इस रिजल्ट को नहीं मानता, मैं नहीं मानता वगैरह करके। अच्छा, वो ये भी बात करें कि ये जो आगे बढ़ाओ, चलो आगे बढ़ाओ, इसके मुताबिक हमें नताइज दिए जाएं। मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फॉर्म 45 जिसके ज़रिए सारे पोलिंग स्टेशंस पे नताइज बनते हैं, वहाँ नताइज कुछ और हो जाएं, और फॉर्म 47 जो फॉर्म 45 के नतीजे में बनता है
उसमें कुछ वहाँ और हो कुछ और हो जाए। बड़े लोग, मैं कल एक ट्विटर पे थ्रेड देख रही थी बाकायदा, वो बड़ा अच्छा वो फॉर्मुलेट किया हुआ था जिसने भी उस पर काम किया, मेहनत किया, सारे उन बड़े बड़े सियासतदानों के कि जो हारे हैं अपनी सीटें या जिन्होंने जो है वो इनमें कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तक नहीं पहुंच सके, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो भी उन्होंने शिकस्त तस्लीम की हुई थी या जो भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की हुई थी दूसरे साइड के बंदे को, तो वो सारा थ्रेड था और उन सारे लोगों की वो वीडियोज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी और बड़ा इंटरेस्टिंग। खैर मुझे तो ये रिवायत बड़ी अच्छी लगी। अच्छी बात है, रिवायत अच्छी होनी चाहिए। एक और रिवायत भी थी। वो क्या? वो रिवायत होती है माफ़ी मांगने की रिवायत। किसने आप मांगी लोगों को है? खबर मिल गई होगी। नहीं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने पहले थप्पड़ अच्छा, मारा वो, फिर माफ़ी मांगी। सर शिफा की बात नहीं सुनता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इनको थप्पड़ मार दें मुझे, लगा दूं कुछ और क्या? ये देखें फिर माफी गैर मांग- अखलाकी थोड़ा सा हो जाता है ना कि आप, और दूसरा जो सबसे, बल्कि ये क्राइम है, एक तो थप्पड़ मारना किसी आम शख्स को एक वर्दी में, वो डबल क्राइम हो जाता है ना। ये डबल नहीं, ये इट्स अ क्राइम कि आप किसी नहीं, आम आदमी वो को भी- नुमाइंदगी कर रहा है रियासत की, वो आम शख्स आदमी पर भी तशद्दुद हो गया ना, तो वो वो क्राइम तो हो गया। definitely वो और जो रियासत में लेकिन यूनिफॉर्म ये में- जो हाँ। ये ज्यादा हीनस क्राइम हो जाता है कि आप रियासत के नुमाइंदे देखें, जो भी बंदा यूनिफॉर्म में है उस वक्त वही रियासत है, वो रियासत का पूरी की नुमाइंदा पूरी है, रियासत बिल्कुल वही है, तो आप रियासत के मुंह पे, मतलब ये दिस इज नॉट फेयर। हाँ, ये देखिए मैंने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है। माइंडसेट आपको बताता है वो लोग जो कभी कभार ऐवानों में पहुंच जाते हैं उनका क्या एक जहन का एक होता अच्छा, है ये नक्शा। कभी कभी अफसोस भी होता है कि अंदाजा ये लोग लगाएं पहुंच आप। कभी कभी अफसोस होता है आपको? जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं तो ज्यादा जो है ना वो शिद्दत से कभी अफसोस कभी होता है। शिद्दत से ज्यादा हो जाता है ना कि यार ये जिससे हम तवक्को लगाए बैठे हैं, ये जी नहीं तो आपकी तवक्कुआत थी देखिए फिरदौस साहिबा से। अल्टीमेटली हम उनका पर्टिकुलरली मैं उनकी हाँ, बात नहीं वैसे- कर रहा, वैसे। लेकिन अल्टीमेटली हमें इन्हीं लोगों से तवक्कुआत होती है ना कि ये जाएंगे ये आते हैं और कहते हैं हम आपके देखें, मामला हल आप करेंगे। पूरे अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें तो आपको मैक्सिमम 200-250-300 बंदा थ्रू आउट नजर आएगा, वही ही। लोग हैं, वही हाँ। चेहरे हैं। तो बिल्कुल। हम कहाँ, मैं तो एमएनए नहीं बन सकता, मुझे नहीं बना बन दे, सकते आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आई एम विलिंग, मुझे बना आपने दे, भी मैं कुछ करूंगा। अच्छा, सूट वूट लेकिन पहना हुआ मसला है, ये अच्छी है भली कि आपकी सूट चेहरा वूट है, नहीं चाहिए ना, तालीम में है। शलवार कमीज नहीं, वेस्ट नहीं, कोट नहीं, मैं का हमारा सूट जो बूट है, नहीं या शलवार कमीज भी सियासतदान नहीं का चाहिए। यूनिफॉर्म है। आपको कम से कम 5-7 अरब रुपया चाहिए, जिसके बाद आप 50 करोड़ रुपया खर्च कर सकें। ये भले जो भी है, ये हकायक है हमारे। ये ऐसा ही है। आप बना 8 करोड़ की गाड़ी में निकलेंगे तो आपके पीछे लोग भी, हमारा कुछ अलमिया मुआशरे का भी जी। है, हम आम बंदे को गाड़ी नहीं भी वो जिसका सनरूफ हो तो बीच में से आप निकल सके बाहर ना, तो हाथ हिलाने और ये। हवाई फायरिंग भी कर सकेंगे। ये जो गलत चीजें हो रही चले। हैं, लवाजमात बारिश के साथ शुरू हो जाते हैं वो डेफिनेटली। तो बात है ना, रोमांस नहीं जागता क्या बारिश? ये डेफिनेटली इसका एक इंटरलिंक चीजें मैं अग्री करूंगा आपसे, जो है ना ये चीजें होती हैं। तो अब वो रोमांस से मुझे याद आया, एक सर्वे हुआ है, बड़ा जबरदस्त किस्म का सर्वे हुआ है। अच्छा वो क्या है? सर्वे बेसिकली इस चीज पर है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, जो कंवारे हजरात हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। ये बताएं आपका क्या इस पे तज्जिया है? आई थिंक एक्सपीरियंस बताएं। शादीशुदा हो सकता है। आप बताएं। दोनों, मेरा तो दोनों का है मैं भाई। तो कहता हूँ दोनों ही खुश नहीं होते। शादीशुदा समझता है कुंवारा खुश है भाई, हाँ, वो और तो- कुंवारा समझता है शादीशुदा वो खुश तो है। देखिए ऐसा लड्डू है जो खाता है पछताता Yes. है और जो नहीं खाता वो भी पछताता अच्छा, है। ये आई थिंक ये तो जरा हर देर से field खा of के life पछता में लो। ऐसे ही है। जो अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब आपको हाँ, पता है जॉब हम यहाँ करने क्या वाला कर कहता रहे है, हैं, business वाला लोग खुश है। समझते हैं कि पता नहीं यार ये क्या, बिल्कुल। जॉब वाला कह रहा है। ये हर फील्ड ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि जो इंसान चीज़ किसी हमारी हाल में खुश दस नहीं दरस है, में नहीं है। लेकिन Yes. अब हुआ क्या? जो सिंगल्स है ना उनकी भी ख्वाहिश, डगर तो वही है ना, उसी पे चल रहे हाँ, हैं। ultimate, इंतजार yes. किसका है? किसी अच्छे वर का या खातून के मिल जाने Yes, का। yes. तो वो चल तो उधर स्वयंवर ही की रहे तलाश। हैं। स्वयंवर। यस यस तो बहरहाल ये खुश रहें भाई, जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो खुश रहें। कितने में सब इधर शादीशुदा लोग जितने हमारे सारे न्यूज स्टूडियो खुद ही में रहना बैठे, पड़ेगा, सबका खुश ध्यान इधर है कि ये क्या बताते हैं। भाई जो शादीशुदा है वो अपना हाथ खड़ा करे भाई। किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा। एक तो है, वो खुशी से खड़ा किया उन्होंने खुशी से हाथ खड़ा किया अपना, वो बता रहे हैं भाई खुश मैं- हैं, मतलब यहाँ पे भी मैं लोग खुश खुश हूँ हैं। और मैं बाकी खुश हूँ। सब ने अपना हाथ ही नहीं खड़ा हालांकि वो सारे मैरिड होंगे उन्होंने सुनी यकीनन, अनसुनी कर दी। लेकिन किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। किया। वो एक और हाथ खड़ा हुआ वहाँ पर। बिल्कुल देखिए ये लोग हैं और जो कि शामिल है इस सर्वे इस में। सर्वे में खुश बिल्कुल। हैं ये लोग। खुश है ये, अल्लाह हाँ। इनकी जिंदगी को खुश रखे आमीन। और मजीद खुशियाँ अता फरमाए। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि मजीद शादियाँ अता फरमाए, इसका मतलब मजीद खुशियाँ अता फरमाए। वो और खुश हो गए थे इस बात पर। चलिए, बिल्कुल। तो ये हो अच्छा, गया हाँ खबरों ये हो का गया हमारा सिलसिला। सिलसिला। तो अब इसके अब बाद आप बताएं, हमें क्या जाना चाहती है हैं ब्रेक अब पे मेरा ख्याल है। और ब्रेक पर जब हम जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि लंबी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक होती है। ज़्यादा टाइम इधर उधर स्क्रीन के दाएं बाएं होके ज़ाया ना करें। वापस आएँ, जो भी कप उठाना है, मग उठाना है, चाय का भर के लेके आएँ, लेकिन आके स्क्रीन के सामने दोबारा बैठें। शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स।
वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के इंतखाबात और सियासत की। इंतखाबात तो हो गए, अब इंतखाबात के बाद बननी है हुकूमत। हुकूमत कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा? हर तरफ चहमगोइयाँ ही चल रही हैं, लेकिन सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा से इस सवाल का जवाब आज लें, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। उनसे भी हम जानेंगे कि वो हुकूमत बनाने की क्या प्लान या कौन सी जो फार्मूला है वो लगाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया तैमूर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताएं कि बेसिक सवाल है सर आज तो आपसे, हाउ आर यू एंड योर इंडिपेंडेंट फेलोज गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट? इंशाअल्लाह सबसे पहले तो ये कि ये इनको इंतखाबात कहना थोड़ा सा मजाक है। पता है, रिगिंग का भी एक तरीका होता है जो हमने सुना था या देखा है, टीवी पे देखा है, कुछ जो है वो फैमिली ने पॉलिटिक्स की है तो उसमें देखा है। प्री पोल रिगिंग तो सबने देखी। पोलिंग डे को टिपिकली जो है वो ठापे लगते हैं या बैलेट स्टफ होते हैं या जो फॉर्म 45 काउंट होता है पोलिंग स्टेशन में, तो उसमें जो है वो हेरा फेरी की जाती है, लेकिन जो कागज पे लिखा होता है वो फिर जमा हो जाता है। इस बार तो एक्चुअली पेशावर की मैं बात करता हूँ, पोलिंग डे ठीक ठाक था और इसके सिवा के मोबाइल ऑफ थे और डेटा नहीं था ताकि जहां पे रिगिंग हो उसकी खबर ना पहुंचे। लेकिन पोलिंग डे ठीक ठाक था, लेकिन लिटरली उसके बाद डीसीज बैठे, आरओज बैठे और उन्होंने सिर्फ फॉर्म 47 तब्दील किया, यानी जो नंबर लिखने थे वो लिख लिए। बेशर्मी की इतनी इंतहा है और हमें सारी रिपोर्ट्स पहुंची है। बहुत सी डीसीज ने, बहुत से आरओज ने, मैं केपी की बात कर रहा हूं, प्रेशर रेजिस्ट किया है। पेशावर में एक जिले में 8 सीटें डीसी आफाक वजीर और आरओज की सुपरविजन के नीचे रिजल्ट तब्दील हुए। इसके बावजूद के फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं। हमारे ऑपोजिशन कैंडिडेट्स भी कह रहे कुछ पब्लिकली जाने के लिए तैयार है, कुछ नहीं पब्लिकली जाने के लिए तैयार। ऑफिशियल्स भी जो है वो हमें फोन करके ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं उस पीछे कोई लोग पब्लिकली चले जाएंगे। सही है। ये जो कैन ऑफ वर्म्स खुलेगा। नहीं, लेकिन आप लोगों की तरफ बात से हो कोई गया अब ना। ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसको हम कहें कि कोई कंसोलिडेटेड एफर्ट नज़र आती, कोई लीगल बैटल प्रॉपर्ली होती या कोई वाइट पेपर जारी होता, मुकम्मल तौर पर आप उसका एक कंसोलिडेटेड डेटा दुनिया के सामने पेश करते। आई थिंक आप लोगों की जो लीगल टीम है या डेटा रिसर्च टीम है वो थोड़ा सा स्लो नहीं चल रही? नहीं अवैस, देखिए मेरी बात ले लें, मैं जो अभी सेंट्रल लीडरशिप है उसका एक हिस्सा, लेकिन पिछले 4-5 दिन से तो इसी पे लगे हुए हैं कि वो जो बेसिक इमरजेंसी काम करने होते हैं इसके बाद वो करें। आरओस को ढूंढे, गायब है, जबरी गुमशुदगी उनकी हो चुकी है। अच्छा, गायब होते हुए सुना है कि उन्होंने ये फॉर्म भी रिलीज कर दिया तो ये फॉर्म भी रिलीज कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग, ये डीसी, ये आरओस अपने घर जाके अपनी फैमिलीज का सामना कैसे करेंगे। मैं तो अपनी बीवी बच्चों का सामना ना कर सकूं अगर मैंने या ऐसे काम किया हो या मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने ये या पैसे देके या जो भी किया है ये रिजल्ट तब्दील करे। अब मिसाल के तौर पे ले ले, मेरी सीट पे मेरे 25,000 वोट है, दूसरे नंबर वाले 5,000 वोट लिए, सबको मिला ले मेरे खिलाफ तो 12,000 वोट है उनके, लेकिन जिसको जितवाया है उसके 1,000 कुछ वोट है और उसको 25,000 के ऊपर जितवाया है। तो मुझे ये बता दे कि इसके बाद पब्लिक वोट क्यों करे? और नहीं, पब्लिक लेकिन वोट करेगी तैमूर साहब, ये तो आपको यकीन होना चाहिए कि पब्लिक शिफा का सवाल रह गया कि लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप देखें आधे लोग आपके जा रहे हैं रिजल्ट्स के खिलाफ, चैलेंज कर रहे हैं उन फैसलों को और जो भी फॉर्म 47 निकले हैं, और आधे लोग इस बात पे बयानात दे रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, और ना सिर्फ केपी में बना रहे हैं बल्कि फेडरल गवर्नमेंट भी बना रहे हैं और पंजाब भी बना रहे हैं। हाउ प्लान क्या है? थोड़ा सा कुछ अगर आइडिया दें फॉर्मूले का। केपी में तो हम चाहे या ना चाहे हमें हुकूमत बनानी है। ठीक हो गया, फेडरल का तारीखी धांधली के बावजूद जो मैंडेट तब भी नजर आए हैं 93 सीटें जो आखिरी मैंने देखा था 115 में,
यानी 80% सीटें, 8 सीटें पेशावर की ऐड कर दे, शौकत यूसुफजई की सीट ऐड कर दे, वो ऐड कर दे जिसमें अकरम दुरानी को जितवाया गया, 101 तो एक ये हो गई। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक एक्चुअली 110 112 सीटें पीटीआई जीती है, ठीक है। अब ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, पहली चीज, ठीक है, तो यहाँ तो बना रहे हैं। अगर सिर्फ जो आप कराची के रिजल्ट्स देख ले, सलमान अकरम राजा का रिजल्ट देख ले, अगर आप ये रिजल्ट्स देख ले, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी पहली तरजीह यही होनी चाहिए, ये हमारी पब्लिक को ड्यूटी है, ये हमारी इस मुल्क को ड्यूटी है, हमारे पब्लिक के मैंडेट को ड्यूटी है कि जो फॉर्म 45 इतनी तारीखी धांधली के बाद आए, लेकिन आए, कि उनको तो ऐड कर दे। मेहरबानो कुरैशी की सीट देख ले। आई एम सॉरी, मैं इसलिए मैंने नहीं देखा इतना कुछ कि कोर्ट्स में, इलेक्शन कमीशन में जो है वो जो चीफ सेक्रेटरी के पास ये सारा कुछ देख के अपनी सीट्स का वो कर रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये तीनों हुकूमतें पीटीआई को बनानी चाहिए, सिर्फ वोट गिनने, और यही आवाज मीडिया से भी आनी चाहिए। लेकिन फेडरल से तो आपके बहुत सारे लोग, या पंजाब में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं अब दूसरी पार्टियों की तरफ, पीएमएलएन की तरफ जा रहे हैं, तो चलें केपी में तो सही बात है, आपके पास नंबर्स हैं, आप बना। व्हाट अबाउट फेडरल? वहाँ तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो बैठ गए सर जोड़कर, वहाँ तो अपोजिशन ही है। नहीं, देखिए, पहले तो 2-3 चीजें। अवाम ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ, अवाम ने रिवायती सियासत के खिलाफ जो आवाज उठाई है ना 8 फरवरी को, वो तारीखी है। इसके बाद जो भी या सीट बदला है, 1-2-3 लोगों ने या ज्यादा ने, अगेन एज आई सेड, अप टू डेट रहना मुश्किल है, मैं अभी भी फिर कोर्ट जा रहा हूं। जो भी करेगा अपनी सियासत का जनाजा उठा रहा है। मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आ रही कि खत्म है, नवाज शरीफ का चेहरा देख ले। वो अगर ये हुकूमत चुरा भी ले, जो कि नहीं चुरा सकते, क्या करेंगे इस हुकूमत में? मतलब अब मैं तो, अगर यास्मीन राशिद साहिबा ने जिस तरीके से उनको हराया और वो जीत रहे, मैं तो इतना बेगैरत ना होता और सीधा लंदन वापस आराम से चला नहीं, जाता। लेकिन तैमूर साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि चुराया, ज्यादा हो गए, जिसको आपने कहा कि चुराया, उन्होंने चाहे चुराया या जो भी किया, अब दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट यू हैव टू फेस नाउ। एक चीज अवैस ने कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं याद कि वी नो यू, बिल्कुल हो जाता है जज्बात में, बिल्कुल उसने अपने अल्फाज वापस लिए या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन तैमूर, जो आपने बात की है वो तो, चाहे आप जिसको आप चुराना कह रहे हैं, वो दोनों पार्टीज तो साथ बैठ गई हैं, तो पीटीआई के पास इस वक्त कोई बहुत ज्यादा प्लान वैसे नहीं नजर आता। एक और खबर जो आ रही है सामने वो ये है कि तीनों बड़ी जमातों से पाकिस्तान का अगला वजीर आजम नहीं होगा, वो कोई सरप्राइज होगा और कोई और बंदा होगा। आप भी ये बातें सुन रहे हैं? As I said, ज्यादा कुछ सुनने का फिलहाल टाइम नहीं है, लेकिन ये जो भी हो ना, अगर मैंडेट को अब भी चोरी किया जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि शायद अगली बार पीटीआई को फॉर एग्जांपल केपी में 100 में से 200 सीटें मिल जाए। मतलब फिर तो पंजाब सिंध में भी कोई सीट के बावजूद नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अवाम के सामने जो सब कुछ बेनकाब हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया। मैं एंड में एक ही चीज करता हूं, गुजारिश करता हूं अपने सपोर्टर्स से भी, देखिए पाकिस्तान जोड़ने का वक्त आ गया है, और इन सब से भी, ठीक है, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हम अगर केपी पे भी हुकूमत संभालेंगे, रिस्पॉन्सिबली संभालेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको अभी एक साइड पे रख के आगे जाए। मजीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो तो शायद ये जो हर्ट है ये खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है और बात आगे बढ़ाएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे कि भाई पीपल्स पार्टी में क्या मामला चल रहे हैं। जरदारी साहब की बैठकें हो रही है, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में भी सुना कि भाई रात गए बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं उनकी, और ये जो सारा सिलसिला है अब ये
किस रुख पर, क्या कहते हैं वो, किस करवट किस ये करवट ऊँट बैठेगा, बिल्कुल। ये हमें पता करना है। लेकिन उससे पहले ज़रा एक अहम और एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तैमूर झगड़ा साहब से, तो उस गुफ्तगू के दौरान एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो कि तैमूर साहब की तरफ से, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब था। और ज़ाहिर है जब हम महज़ब तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और फिर ज़ाहिर है बहैसियत चैनल, बहैसियत इदारा, बहैसियत ये प्रोग्राम, हम इस तरह की किसी भी चीज़ को ना इंडोर्स करते हैं, ना प्रमोट करते हैं कि वो अल्फाज या वो गुफ्तगू जो तहज़ीब के ख़िलाफ़ हो जाए। तो ऐसी किसी भी चीज़ को फ़ौरन रोक देना और उसको उसी वक्त जो है वो कट करके ये कह देना कि जी ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है। और ये ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर कोई भी दो राय हो ही नहीं सकती। गुफ्तगू हमेशा अच्छे अल्फाज में, मयारी अल्फाज में होनी चाहिए। और बहैसियत इदारा एक न्यूज़ इस बात को वी विल इंश्योर कि इस तरह की चीज़ें ना हो मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और ख़ास तौर पर हमारे चैनल पर तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। जहाँ कहीं कुछ होगा वहाँ हम फौरी तौर पर उस चीज़ को रोक कर और उसको दुरुस्त करवाएंगे। ये बड़ी अहम बात थी जो मैंने कहा कि आपसे पहले कर दी जाए। अब पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं जी, और हमारे पीपल्स साथ पार्टी की मुलाकातें, उनका अहवाल हमें कौन सुनाएगा? उनका अहवाल हमें सुनाएंगे उनके सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, जो जी। कि खुद साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे नेशनल असेंबली के। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे अच्छा, पहले थोड़ी सी तो आवाज़ यहाँ कुंडी से साहब की हम जरा आगाज़ बढ़ा कर दीजिएगा, लेते हैं मुझे कि कम ज़ाहिर आवाज़ आ है रही दोनों है। बड़ी जमातों की मुलाकातें और बातचीत और जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। उस हवाले से हम चाहेंगे कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट है थोड़ा और बता दें ना कहाँ सर। कहाँ कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है दोनों जमातों की मुलाकातों में, और कितने करीब हैं आप लोग हुकूमत साजी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई है। आज दोबारा वो कल इख्तिताम मतलब है कि पूरी नहीं हो सकी। आज दोपहर दोपहर दोबारा हम ये मीटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हमारे जितने भी सीसी के मेंबरान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनसे जो है वो राय ली जा रही है कि उनके इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरीके से इलेक्शन हुए और फ्यूचर में क्या करना चाहिए। सही। तो आज मैं समझता हूँ कि वो वाइंड अप होगा, हमारी बातचीत शुरू है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम आज कमेटी भी बना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एक कमेटी अनाउंस करने जा रही है जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करेगी। जो है नई जो है वो हुकूमत साजी के में जो है वो एंगेज करेगी और फ्यूचर में भी जो ये पॉलिटिकल पार्टी साथ उनके साथ वो एंगेज करेंगे। उस कमेटी में तो आप कमेटी होंगे का सर? नहीं, पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है 4P के आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कमेटी बनाने जा रहे हैं। वो आज बनाएंगे अपनी मशवरे ओके, के साथ। तो सही है। उसमें देखें कौन कमेटी में, वो अनाउंस हो जाएगी कमेटी कौन है उसके अंदर या कौन नहीं है। ठीक। अच्छा, ये और बताइए कि जो आप लोगों की कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी खबरों में। ये बात भी सामने आई कि भाई ये फार्मूला भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए PMLN हुकूमत कर ले, उनका वज़ीर आज़म हो, कुछ अरसे के लिए आपका वज़ीर आज़म हो। ये बात भी आई थी, किसकी तरफ से आई थी और इसको नहीं, फिर कैसा रिस्पॉन्स बिल्कुल मिला? ये बात ये बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई। ये सिर्फ मीडिया में डिस्कस हो रही है कि अच्छा। अच्छा। पावर शेयरिंग फार्मूला है 2 साल या 3 साल, और 3 साल पहले PMLN करे और 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, जो भी है ये सच ऑन कार्ड आज तक, नहीं कल आया। रात तक अच्छा, नहीं था। तो और देखिए ऐसे ये भी डिस्कशन है। हमें बता देना क्लैरिफिकेशन चाहिए, हो गई, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन अच्छा ठीक मिल है। गई, क्योंकि बहुत सारे मीडिया पर ये खबर चल रही थी। मुख्तलिफ हाँ चल रही होती हैं। और देखें बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं, हर किसी ने अपना एक तजिया देने और अपनी एक उन्होंने भी अपनी एक हुकूमत साजी करनी है। बताते हैं कि इससे मतलब ऐसे हो सकता है, आपको अपना तजिया होगा, मेरा अपना तजिया होगा, किसी और को अपना तजिया होगा, वो ऐसी सोच रहे होंगे कि ऐसे हो सही है। जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सच नहीं है। कल तमाम हमारे मेंबरान ने बड़े खुलकर तजावीज़ दी। बहुत सी मतलब कि लोगों ने अपने राय दी कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। लेकिन तो कुंडी साहब, इस कुछ पे क्लैरिटी आई है इस चीज़ पे कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये कौन से ओहदों के लिए हो रही हैं? क्योंकि आपका अपना मौक़िफ़ भी जो ट्विटर पे आपने शेयर किया वो ये था कि नथिंग लेस देन प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर बिलावल। तो क्या वाकई ही ये प्राइम मिनिस्टेरियल कोई जो ऑफिस है उसकी बातचीत हो रही है, या ये उससे नीचे का कोई और ओहदा है काबीना का? नहीं, देखें अब ये तो पक्का यकीन है सबको, और ये सब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। 3 जमातें इस बिल्कुल। वक्त हैं जिसमें PTI जो क्लेम कर रही है आज़ाद मेंबरान की, वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है। पीपल्स पार्टी जिस तरफ जाएगी वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। और अगर हमारे ऊपर हुकूमत बनी है तो फिर हम क्यों ना प्राइम मिनिस्टरशिप लें? हम क्यों जो है हमने
या तो मेरी ज़ाती जो राय थी वो मैंने कल दोबारा अपनी सीसी में भी रखी थी कि हमें बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि देखें जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए थे, जिस तरीके से बिलाल भुट्टो यस, ज़रदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की है, उस मैनिफेस्टो पे हम किस तरह अमल दरामद करेंगे? अमल दरामद उस वक्त होगा जब हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। बिल्कुल। अगर नहीं होते तो मैं नहीं समझता कि हमें बैठ के अवामी, हम देखें सिंध में हमारी हुकूमत बनने जा रही है, बलूचिस्तान में अगर हमें सपोर्ट किया जाए इत्यादि जमातों से तो हम हुकूमत बना सकते हैं। इस तरह देखिए पंजाब भी कितना आसान नहीं है कि पीएमएलएन आसानी से हुकूमत बना सकती है। हाँ, जी, उधर भी वहाँ पे उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। तो 3 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पा 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती और फेडरल भी नहीं बन तो सकती। पीपल्स पार्टी सिंध में क्या हम नून लीग के साथ ही बैठने के लिए राजी है, या पीपल्स पार्टी उनके साथ भी नहीं इस बैठने पे के लिए जा सकती है अगर वहां से किसी और तरफ से आया कोई पैगाम? क्योंकि वहां से भी वो उनके कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी कैन बी एन ऑप्शन फॉर अस टू ज्वाइन, और दूसरी साइड के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारा और वोटर आपके जो है तो वो पुराने नाराज दोस्त होगा। भी कुछ हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, जी। क्या गौहर साहब भी आप लोगों के हाँ। ही थे पुराने, तो बात तो हो तो उस सकती है। तरफ का की है गुंजाइश कोई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखती है। हमने देखिए हमारी और पीएमएलएन की पोलराइजेशन माजी में कितनी रही, जी, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ा। हमारी और पीएमएलएन की पोलराइजेशन कितनी रही, फिर हम आपस में बैठे। हमारी और एमकेएम की कितनी पोलराइजेशन होती है, हम बैठते भी हैं, बिल्कुल। अलहदा भी होते हैं, फिर बैठते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं पॉलिटिक्स में। जब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं, पार्लियामेंट में जमाते हैं, उनके लिए ऑप्शन मैं समझता हूँ कि खुले होने चाहिए, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, हर किसी के साथ बातचीत जो है। अब ये जो कमेटी बनी है वो इसीलिए बनी है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं या नहीं है उनके साथ सही है, बातचीत होनी चाहिए। ऑप्शंस हमारे ठीक है, खुले हैं। ऑप्शंस ओपन है अब आप लोगों के। सही है, ये ठीक सही है, है, ऑप्शन ओपन होने है और होने चाहिए। चाहिए, ठीक है, that is एक और politics। चीज़ जो मेरे जहन में थी वो ये कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई ये इंतखाबात सही नहीं हुए, इंतखाबात जो हैं उसके अंदर रिजल्ट चेंज हुए वगैरह वगैरह, शहरी बहुत साहिबा सारी की इस प्रेस तरह कॉन्फ्रेंस आई थी, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आई हैं। तो जनरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुतमईन है इंतखाबात के रिजल्ट से, और या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पर इस बात को इंडोर्स कर रही है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो हैं? देखें कल जो हमारे मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने जीता भी और जिन्होंने हारा भी, उनकी तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। अपने हल्के के मुतालिक बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। मैंने भी अपना जो हमारा जो था वो भी मैंने बताया, बाकी दोस्तों ने बताया। तहफ़्फ़ुज़ात हम चारों सूबों में हैं, ये नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हम उस चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल इस वक़्त जो हमारा हेड कर रहे थे उसको क्या नाम है अपना इलेक्शन सेल को, ताज हैदर साहब वो भी चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं। उसके ऊपर हम तफ़सीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 100% इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। तहफ़्फ़ुज़ात हमारी पार्टी के दोस्तों को चारों सूबों में हैं। सिंध से लेकर पंजाब, केपी, बलूचिस्तान सब में थे और उन्होंने बताया। तो इंशाअल्लाह इस पे भी जो है हमारी जो है वो, लेकिन उस तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पे हमने एहतजाजन इलेक्शन तो तस्लीम किया है, लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास सबूत हैं चीज़ें, वो डेफ़िनेटली हम शेयर करेंगे कि अदालतों में कहाँ-कहाँ भी पर जाएंगे, क्या-क्या कोई कोताही हुई। प्लान है? पार्टी डिसाइड करेगी, जो चीज़ अदालतों में होंगी अदालतों में जाएँगे, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से होंगी वो भी हम तहफ़्फ़ुज़ात आपको बताएँगे कि मेरे क्या-क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या-क्या चीज़ें थी, वो भी हम तमाम मीडिया के ज़रिए तमाम दोस्तों के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। सही अच्छा, है। प्राइम मिनिस्टर की सीट के अलावा और कौन सी एक सेकंड ऐसी नहीं, बस उससे आगे जाने से पहले, कुंडी साहब, एक ये सवाल प्राइम मिनिस्टर का मैं पूछ लूं, फिर उसके बाद हम जी, ये जी। प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस इधर एक चल रही है वो वाइंड अप कर लेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि तीनों बड़ी जमातों से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं होगा, ये कोई सरप्राइज होगा और ये कोई और आएगा सामने, ये इसकी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? ये एक मुझे दो नहीं बड़े लगता कि सीनियर ऐसी साफियों ने ये खबरें दी हैं कल से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। इन तीनों जमातों से शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ठीक है, चलो ठीक, ठीक है जी, क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई, आगे बिल्कुल। बढ़ें। अब आप सर, बस, प्राइम floor is मिनिस्टर yours। के अलावा और कौन सी ऐसी अहम सीट्स हैं जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती? देखें अगर बात की जाए, देखें अभी अगर आप फेडरल में बात करें तो फेडरल जी, में भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पंजाब और बलूचिस्तान में कहा कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बलूचिस्तान में मेजॉरिटी पार्टी है, पंजाब हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अब ऐसे तो आप देखें कि अब सेनेट का इलेक्शन भी आने आने को है। सेनेट चेयरमैन सेनेट भी आना है, स्पीकर भी बनना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आना है। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनकी अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसमें भी देखें कि जब जहाँ पर दो जमातें मिलेंगी, फिर मैं वो बात करूँ, जहाँ पर दो जमातों का अलायंस होगा वो जाकर ये सीटें हासिल करेंगी, चाहे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, चाहे वो स्पीकर का हो, और फिर सेनेट का भी ऐसी होगा। कोई मतलब है कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी किसी की नहीं होगी, फिर भी जो है उसमें भी कंपटीशन होगा। तो तीनों तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के लिए दो सियासी जमातों का इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो है फिर वो सीटें हासिल कर सकते हैं। सही। आपने अपने लिए कुछ मांगा हुआ है, कुछ सोचा हुआ है?
जी, मैंने मांगा हुआ है कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म। ये बात, ये होता है सोल्जर, असल जियाला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका हम अदा करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी सियासी सूरत हाल की, बिल्कुल, और उन्होंने अपने लिए मांगा पीपल्स पार्टी के ऑप्शंस ओपन है, बिल्कुल किसी भी साइड पे पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त जो है वो मुड़ सकती है। तो अब देखना ये होगा कि कौन बनाता है पाकिस्तान की हुकूमत। और ठीक, बिल्कुल चले जी, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में इंतखाबी सीज़न ख़त्म होने को है, बस अभी कुछ दिनों में हुकूमत बन जाएगी, पाकिस्तान का इंतखाबी सीज़न जो है वो पसे पुश चला जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया में भी इंतखाबात होने हैं कल, और गुज़िश्ता दिन वोटिंग हुई इंडोनेशियन एम्बेसी इस्लामाबाद में फॉर दी ओवरसीज़ इंडोनेशियंस जो पाकिस्तान में मुकीम है। उनकी वोटिंग दिखाते हैं आपको, उनका ज़रा सिस्टम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, देखिए। एक एम्बेसी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं इलेक्शंस कवर करने के लिए आई हूँ। अब इलेक्शंस के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि इस साल 40 ममालिक में इंतखाबात होने हैं और उनमें से चंद में इंतखाबात हो गए। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश के इंतखाबात हो गए हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, और आगे इस साल कौन कौन से बड़े ममालिक में इंतखाबात होने हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। US में इंतखाबात होने हैं, UK में इंतखाबात होने हैं, इंडोनेशिया में इंतखाबात होने हैं। और जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया में मौजूद हूँ, इस्लामाबाद में। इन्फॉर्मेसी डेस्क है ये हमारा, और यहाँ से ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आपने वोट करना है, कहाँ जाना है, खाने की जगह कौन सी है। ये पार्क आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये मैं आपको बताती चलूँ कि 14 फरवरी को, यानी कि हमारा जो वैलेंटाइंस डे होगा दुनिया में, उस दिन इंडोनेशिया में आम इंतखाबात होंगे। और इनका जो है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। 1998 के बाद इंडोनेशिया में बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और डायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब मेरे साथ आप देखेंगे गुफ्तगू हम करेंगे इलेक्शन कमेटी के मेंबर हरियांतो से, और हरियांतो इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम हरियांतो। वालेकुम सलाम। Thank you for having us here. But first, before going into elections, I want to clarify one thing. Is this general elections happening here, or is this a festival going on at the embassy? Actually, nowadays is a general election 2024 for Indonesian people in Pakistan. So we just mix it with the festival. How many areas of Pakistan are people coming here at the Indonesian embassy in Islamabad? Like, and how is it the embassy facilitating them, or are they coming on their own? Yeah, actually the committee from the election committee, we facilitate them with the transportation, so they come from all the province. Okay, so Indonesian जो embassy है इस्लामाबाद में, उनका इस्लामाबाद में सबको लाने का एक प्लान था, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। बाकायदा फेस्टिवल है, देयर इज़ फूड, देयर इज़ म्यूज़िक, देयर इज़ एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन, और बड़ा बाकायदा एक फैमिली फेस्टिवल किस्म का माहौल है। वो जो इलेक्शन का तनाव होता है, स्ट्रेस, टेंशन, वो यहाँ पे लग नहीं रही। You guys do not have stress and tension like we do. Yeah, that's why we will have this is some entertainment to make people happy. So यहाँ पर आपको टेबल्स लगी नज़र आ रही हैं, और ये जो टेबल है बेसिकली वोटर्स को चेक कर रहे हैं। अब वोटर्स को किस तरह से ये चेक करेंगे, यहाँ पर इनका पासपोर्ट चेक होगा, यहाँ पर इनका जो ID कार्ड वगैरह है वो चेक होगा। जो भी यहाँ पर आवाम आई हुई है वोट डालने के लिए, वो कैंडिडेट्स की फ़ोटोज़ और वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं दीवार पे, और यहाँ से देखकर ये लोग फैसला करेंगे। फैसला तो खैर बहरहाल किया होता है लोगों ने, लेकिन यहाँ पर वोटर्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स की। सो हैरी इज़ हियर विद अस एंड ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन टू अस व्हाट दीज चार्ट्स टेल अस, एंड आई फील दैट दीज आर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। एम आई करेक्ट? Yeah, you are right. So we have two elections. The first is direct election for the president and vice president. So this year we have 3 candidates, president and vice president. So the second thing, we have to elect our National Assembly member. How many members in total? In total 580.
580 80, yeah. 580 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं. Tell me something very interesting. I am seeing these party and names of the people. Where is the election symbol? We have had a huge debate. We have had a huge debate over the last few months over the election symbol. Where is the election symbol of these people? Actually, we have no election symbol. We just have, this is the logo of party, and then this is the candidate of National Assembly from their party. Okay. With the pictures and with the names, and also with the city belong to them. राइट राइट. सो भाई इन्होंने बल्ले का, शेर का, तीर का सिलसिला ही खत्म कर दिया. यू गाइस हैव जस्ट मेड इट सिंपल फॉर पीपल. अच्छा, हम अंदर आ गए हैं. आई हैरी वांट टू नो व्हाई आर दीस पीपल वेटिंग हियर? Yeah, actually they are waiting for their turn because we have called one by one. So there are 2 waiting room. This is the first waiting room and the second waiting room inside. Okay. So they will call one by one with the head of committee inside. To cast the vote. Yeah. Okay. Harry, and the polling age is same 18 years old. No, 17. Oh, interesting. So in Indonesia 17 साल से ऊपर का नौजवान जो है वो वोट डाल सकता है. Is that correct? So 16 also is possible for 16, but who has already married? Who married? That's discrimination. No, who married already in 16 also they can cast for the voting. But why? What is the reason behind this marriage clause? Because this is the mature period. ओके. मैच्योरिटी पीरियड, ये नया आया है नाजरीन. वैसे इट इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर आप 16 साल में भी वोट डाल सकते थे अगर आपकी शादी हुई हुई है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई तो फिर द एज जिस पे के बाद आप वोट डाल सकते हैं दैट इज़ 17. वी इन पाकिस्तान हैव 18 एंड देयर इज़ नो क्लॉज फॉर मैरिज. मैरिड और नॉट मैरिड यू कैन वोट एट द एज ऑफ 18. अच्छा, सो अब आप हमारे पीछे देखेंगे ये सारा प्रोसेस इस बड़े से हॉल में हो रहा है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दीज टेबल्स बिहाइंड अस? Okay, you see this is the committee, all the committee. So the committee will give the paper for voting for all the people. So the people will go to that place and then they will choose using the pins with the hole. So it means they already choose. So after that they will go to that box to submit. This is the first box for presidential and vice president, and the second box this is for National Assembly. National Assembly. And then same as Pakistan. So the voter also will go for the signed ink. वी बोथ आर वोटर्स. मेरे साथ मौजूद हैं 2 हज़रात. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ से हैं आप लोग? फैसलाबाद, लाहौर से. अच्छा, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद में असल में हम यहाँ पर आए हैं. आज इनका जो है ओवरसीज़ का जो है ना वो वोट का दिन है. तो मैंने शादी की इंडोनेशिया में, तो मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो गए हैं. और आप बताएं अपना थोड़ा. मैं लाहौर से हूँ और मेरी वाइफ वोट कास्ट करने के लिए आई है इंडोनेशिया के इलेक्शन के लिए. ज़ाहिर है फैमिली में बात होती होगी कि इंडोनेशिया का भी वोटिंग डे आना है, आप लोगों का भी, हमारा पाकिस्तान का गुजरा है, तो ज़्यादा टेंशन कौन से इलेक्शन की थी? इंडोनेशिया के इलेक्शन की थी या पाकिस्तान के इलेक्शन की थी? पाकिस्तान के इलेक्शन की. पाकिस्तान का, ऑब्वियसली पाकिस्तान के इलेक्शन. जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक पार्टी का अगर यहाँ पर जुलूस निकला है तो दूसरी उसको मसलन पत्थर मारेंगे या ये करेंगे, हुटिंग करेंगे. वहाँ पर ये चीज़ नहीं है. इज्जत एहतराम से अपनी स्पेस देते हैं आराम से, बल्कि उनको विक्ट्री का निशान बना के देते हैं. खा को वो जिस मर्जी पार्टी से उसका ताल्लुक है. ये हमने पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ये बड़ा डिफरेंस देखा है. हो सकता है कोई तो लड़ झगड़ रहा हो, किसी ने किसी का गिरबान पकड़ा हो, कुछ तो होगा. कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं. और दूसरा मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे लाइक 10 कैंडिडेट हैं और एम्बेसडर जो है वो न्यूट्रल है, वो अपनी मर्जी है. चलो बस ठीक है, बस ठीक है, न्यूट्रलिटी तक हम आ गए हैं. बस हम नाजरीन इस बात को वाइंड अप करते हैं. वेलकम बैक जी. एक ज़माने में हमारे बड़े जो थे वो तख्ती लिखा करते थे और उनकी हैंड राइटिंग जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी. बिल्कुल. अब उसके बाद फिर कंप्यूटर जब से आया और हमने कंप्यूटर पे अपनी उंगलियां चलाना शुरू की, हमारी उंगलियों से वो जो लिखने का फ़न है वो ख़त्म हो गया. भाई हम तो कीड़े मकोड़े भी अच्छे होते हैं. कीड़े मकोड़े भी अच्छे होते हैं. तो बहरहाल हमने सोचा कि हैंड राइटिंग सीखी जाए. हाँ. और आप लोग भी सीखें और हम भी सीखें हैंड राइटिंग. तो ये हैंड राइटिंग सीखने के लिए हमने सेगमेंट किया हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं हैंड राइटिंग आर्टिस्ट कह ले, क्योंकि आर्ट है, ये कैलीग्राफी भी करते हैं. ये पूरा आर्ट जो है ये इनकी उंगलियों का जादू है. हमारे साथ मौजूद हैं एहसन अली खान साहब. अस्सलाम वालेकुम एहसन. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. ये आपने कब अपनी हैंड राइटिंग को सही करना शुरू किया? आपकी भी गंदी हैंड राइटिंग होती थी? आई थिंक पैदा होते ही लाइक गंदी हैंडराइटिंग. घर से एक खताती और हैंड राइटिंग का एक
मिल गया। कैसे, क्या माहौल था? घर पे लाइक फादर वाज अ कैलीग्राफर एंड माय ग्रैंडफादर इज अ कैलीग्राफर। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वो सब देखते देखते ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस भी फील हुई। और तो आप कैलीग्राफी को, या बेसिकली हम चाहते हैं कि आप हमें हैंड राइटिंग सिखाएं, और हैंड राइटिंग शुरू कहाँ से होगी? मेरे ख्याल में अलिफ से शुरू होती होगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर हम उसको शुरू करने से पहले हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी को थोड़ा समझ सा लें, जरा हाँ, डिफरेंशिएट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर मी आई थिंक कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग में ये फ़र्क है कि कैलीग्राफी खूबसूरती के लिए की जाती है, ठीक है, और हैंड राइटिंग कम्युनिकेट करने के लिए की जाती है। ज़बरदस्त। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो हैंड राइटिंग नहीं है। नहीं, देखिए हम कम्युनिकेट करते थे बचपन में, अभी भी करते हैं ना, जब लोगों से लिख के। बिल्कुल, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ ऐसी होती है, और लोग बड़े फखर से ये कहते हैं कि अच्छा ये तो मैंने हैंड राइटिंग से हाथ से लिखा हुआ है, तो लाओ दे दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं मैसेज कर देती हूँ। ये भी होता है आजकल। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी जैसे वो वो एक ही पढ़ सकता है। दवाई देने वाला ही समझता है। हाँ, बिल्कुल। तो इतनी खराब क्यों हो गई है हमारी हैंड राइटिंग ओवर द इयर्स? आई थिंक पहले तो बड़ी अच्छी ओवर द होती थी। इयर्स हम पेन और पेंसिल या किसी भी हैंड टूल से इन टच नहीं है। इट्स बिन आई गेस अ लॉट ऑफ इयर्स हम टेक्सटिंग कर रहे हैं, हम या वो मीडियम्स ही यूज़ नहीं कर रहे, वो टूल्स ही यूज़ नहीं कर रहे। बट आई एम ग्लैड एंड इंटरेस्टिंगली कैलीग्राफी का अभी भी वो रुझान, लाइक उसकी एक खूबसूरती कह लें या उसकी इम्पोर्टेंस है। नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे बच्चे तो नहीं टेक्सटिंग करते ना, बच्चों की भी हैंड राइटिंग अब के दौर में बहुत ख़राब हो गई है। पहले वक्तों में बड़ी अच्छी बना के वो लिखते थे। और आप लोगों ने घर में बचपन में ऐसी क्या राइटिंग प्रैक्टिस की है जो कि आमतौर पर आप एडवाइस करेंगे लोगों को कि वो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ करें? मेरे वक्त में तो मैंने बिल्कुल अर्ली ईयर्स में शायद थोड़ा सा तख्ती को भी इस्तेमाल किया था। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन उसके अलावा ज़्यादा आई थिंक कद को समझना, ख़त को समझना, या इस तरह की कैलीग्राफी या हैंड राइटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को समझना, और मैं ये समझता हूँ कि ये इनबॉर्न नहीं होता, कोई भी सीख सकता है। तो बस आप हमें सिखाएं। तो सबसे पहले आपने मुझे सिखाना है कि पेंसिल को पकड़ा कैसे जाए, या पेन को पकड़ा कैसे जाए, बिल्कुल, ये और फिर अलिफ लिखना और ए लिखना। हम आज जो क्या है KG 1 क्लास में पहुंच जाते हैं और अलिफ और ए लिखना सीखते हैं भाई, ठीक है। तो पहले तो पेन पकड़ना सिखा दें या पेंसिल पकड़ना सिखा दें। सबसे पहले तो आपने अपना लाइक पोस्चर कंफर्टेबल रखना है जी। आई थिंक अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कभी कभी ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोस्चर में बैठे होते हैं, लेकिन शायद वो आपके लिए कंफर्टेबल होता है, सही है। देखने वाले के लिए अनकंफर्टेबल होता है। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर पेन को आपने अगर पकड़ना है जी, अब पेन को पकड़ने का तरीका, मैं राइट हैंड से लिखता बिल्कुल हूँ। इससे पकड़ लेते हैं हम, राइट हैंड से लिखते हैं और मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। अच्छा, तो बड़ा मसला हो गया। नहीं, ये भी मसला नहीं है। हम राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। अब इसमें आपने कुछ लोग इस तरह से पकड़ते हैं पेंसिल को, और कुछ लोग इस तरह से, वो आपने अपना कंफर्ट सिर्फ देखना है। फिर आपने अपना विजुअल अपना विजुअल डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सरफेस, वो आपने कम से कम ऑलमोस्ट 1.5 फीट के करीब रखना है। इससे मैं 1.5 फीट दूर हूँ, ठीक है। बेहतर तरीके से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। अब उसमें हम यहाँ पर लेट्स से अलिफ से शुरू कर देते हैं। अलिफ सिखा दें भाई मुझे, पहले मेरा अलिफ सही कर दें। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ख़तों के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि अलिफ, ये आ गया अलिफ, ये ख़ते नस्तालीक है। नस्तालीक है, ठीक है। फिर अलिफ आ जाता है इन ख़ते सुल्स। ख़ते सुल्स, ओ ये बड़ा अच्छा अलिफ है, ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसमें बहुत सारे ख़तूत हैं, ठीक है, जो हम आम अपनी नोटबुक्स में अपने वो देखते हैं। जितनी देर में हम इतना अलिफ लिखेंगे वो लेक्चर कंप्लीट करके मैडम चली गई होंगी। नहीं, ये अलिफ सीखने में वक्त लगता है। और फिर मतलब इसकी अपनी हिस्ट्री है और अपना एक मतलब, ठीक है। अच्छा। हर एक की है, ज़रा किस रीजन से आए हैं, कुफी ख़त भी होगा। तो अब ख़ते ये इसमें फ़र्क ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी कलम का एक कद है, हाँ, जो एक आपकी कलम की थिकनेस को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ कत, ठीक है। तो हमने अलिफ जो बनाना है, ये वाला अलिफ, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। ये लेट्स से हमारा एक कत है, हाँ, तो इसके मुताबिक हम ये 3 कत में अपना अलिफ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, उसकी जो हाइट है।
और लेट्स अच्छा। से अगर हम बे लिख रहे हैं तो ये 5 कत में लिख सकते हैं या ओके। 7 कत में, अच्छा या इसको हम और इलोंगेट भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर आप देख लें जी में लेट्स से, हाँ अब इसमें पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है। अगर हम मैथमेटिक्स को या ज्योमेट्री को या इवन एक उसकी तादाद को हम नहीं समझ सकते, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के अब मुझे अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं भाई? मेरे लिए। लिए अगर कलम आपने पकड़ने बहुत का तरीका मुझे basic, बताएं। आप अगर ये मैंने पकड़ें, पकड़ा तो मैं इसको क्या थोड़ा सा कर्व्ड रखूंगा? थोड़ा या सा सीधा बिल्कुल रखूं? आपने इस तरह रखना है। ठीक है। और आपने बिल्कुल एंगल पे ये आया। थोड़ा सा टिल्टेड, यस। अब थोड़ा सा नीचे, अच्छा आप दोबारा ट्राई करें। सही अब नहीं था? आपने पहले आप थोड़ा सा ना इसको हल्का सा रफ एक्सपीरियंस करें कि ये पूरा कट टच हो रहा है ऑन द सरफेस। सही है। और अब मैं आता हूँ। अब आपने पूरा इसको टच करना है। एक मिनट भाई जरा मुंह से लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब कोशिश आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा भाई। चले ये मैंने यूं किया, नहीं सही बात कुछ बन नहीं रही। दोबारा यार आप लोग हंसा रहे हैं मुझे। बेटर मच बेटर। आप थोड़ा सा आप एंगल को हल्का सा रोटेट अच्छा। आप करें ट्राई। ठीक है, अब हाथ पकड़ के अगर आप मुझे सिखाएं। हाँ बिल्कुल, यस। अब आपने एंगल ठीक पकड़ा हुआ है, अब उसकी लेंथ कम करनी है और अच्छा। आपने एक वर्टिकल लाइन बनानी है। अच्छा, ये मैंने एंगल ऐसे पकड़ा। ठीक है, बेटर। अब इसकी थिकनेस बढ़ गई है अलिफ। हाँ ये तो काफी बढ़ गई, काफी मोटा अलिफ और हो गया। अब इसमें और इसके दरमियान आपने बस रखनी है, ओके, समथिंग लाइक दिस। और आहिस्ता आपने जब छोड़ना है तो इट्स लाइक वेरी फ्लूइड स्ट्रोक, रादर देन कि आपने डॉट नहीं करना आपने पीछे। इस तरह नहीं करना। हाँ। अच्छा, हल्का सा स्लाइड कर दें। धीमा। हाँ, ठीक तो मतलब एक फ्लुएंसी आ जाएगी उसमें भी विद दैट प्रैक्टिस। सही। फिर हम अगर भाई अलिफ को ही प्रैक्टिस कर लूँ मैं, ये तो अल्फाबेट्स इंग्लिश के भी हम देख सकते हैं। ए भी करेंगे इसके बाद। हाँ, अगर आप मेरी अम्मी की जगह होते तो बहुत डांट पड़ती, मुझे अलिफ ही नहीं लिखा जा रहा मुझसे तो। ये लेकिन अभी डांटूंगा तो फिर आप डिस्करेज हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं करेंगे। हाँ ये है। कितना अरसा लगता है वैसे अगर खत्ताती सीखनी हो या बाकायदा तौर पे इस तरह की राइटिंग? आई थिंक मैं खुद इसके शॉर्ट कोर्सेज और वर्कशॉप्स देता हूँ, तो इट्स लाइक 2 से 3 मंथ्स में एक विजिबल डिफरेंस आ जाता है काफ़ी हद तक। अच्छा, पर 2-3 महीने लगेंगे भाई। ठीक है, मैं तो आज समझ रहा था कि और बहुत कुछ लोग होते हैं जो विद इन अ मंथ भी पिक कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम एवरेज 2 मंथ्स से 3 मंथ्स इज। इस पेन से, इस मार्कर से आप अलिफ लिख के बताएं अपने स्टाइल वाला अलिफ। हाँ जी जी, इससे उन्होंने नहीं लिखा ना? इससे हम अलिफ, वाह वाह वाह। और दूसरा वाला नस्तालीक वाला? नस्तालीक वाला भाई वाह, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है। और मतलब इसके अराउंड आप अगर प्ले करना चाहें, आपको हाँ। थोड़ा सा जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं टू एक्चुअली लर्न, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रख जी, सकते हैं जी, अपने आप को। जी, दैट जी। इज़ कैलीग्राफी, जिसमें हाँ। आप प्ले ज़्यादा कर सकते हैं। सही है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अब थोड़े अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं इसके अराउंड बे भाई वाह वाह वाह, बहुत तरीकों से प्ले कर सही सकता हूँ। मतलब ये फिर हम ये जरा एक, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा मामला। हाँ, लेकिन बिल्कुल। हम इसको यूँ रखते हैं कि इसको फिर हम अगली नशिस्त के लिए रखते हैं। आज हमने ज़रा कलम पकड़ना सीखा बिल्कुल। और अलिफ सीखने की कोशिश की है कि किस तरीके से उसको अलिफ को बनाया जाए और क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। थैंक यू एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और बाकी भी हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। हम पाकिस्तान को हैंड राइटिंग सिखाएंगे भाई, हमारा ये मंशा है और हमने ये तय कर लिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया Thank जी। you so much. नज़ीन, वक्फा लेते हैं जी और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख की। हम तारीख से दूर हैं, तारीख से सबक नहीं सीखते, तारीख पढ़ते भी नहीं है, तारीख पढ़ते भी नहीं है, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अब तारीख से कैसे हम आहंगी पैदा की जाए, तारीख को कैसे जाना जाए। डॉक्टर याकूब खान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री पर इन्होंने बड़ा काम किया है। ये हमें बताएंगे पाकिस्तान की तारीख 1947 से हम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आज के दौर तक आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वेरी हैप्पी टू बी अब देखें, अब हमारे पास सवाल कोई नहीं है, जवाब ही जवाब है। आपने ही बताना है कि पाकिस्तान की जो तारीख है, इंतखाबी तारीख बाकायदा तौर पे, इंतखाबी भी और उसके अलावा भी पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी, ज़ाहिर है बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनको हम कहेंगे कि भाई ये मुनासिब नहीं थी। तो लेट्स स्टार्ट विद 1947, पाकिस्तान का बनना और उसके बाद क्या क्या अहम ऐसे मामलात हुए जो कि हमारे लिए बहैसियत एक पाकिस्तानी के हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, वो आप हमें उसकी वाक़फ़ियत जी करवाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख जानना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज तारीख को कहते हैं ना, दोहराती रहती है अपने आप को, क्योंकि अगर तारीख दोहराए ना तो फिर हमारा काम ना चले, मतलब फिर मेरी एक नौकरी ना हो और किसी की भी ना हो जो तारीखदान है। तो बड़ा ज़रूरी है समझना कि तारीख में क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज वो एक रिपीटिव पैटर्न बनता जाता है। तो आजकल चूँकि लोग इलेक्शंस के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है वगैरह, तो एक बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान बना ही इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान बनाया, वो अगर 1946 का इलेक्शन ना जीतती तो पाकिस्तान ही ना बनता। और ये 1940 वाला इलेक्शन अगर जी अगर ना हारती, बिल्कुल। अब बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि पंजाब में जब 1937 में इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग की 2 सीटें आई और उसमें से एक डिफेक्ट कर गया तो एक बंदा रह गया। So, इमेजिन करें कि 1937 में एक मुस्लिम लीगर था, बशीर अहमद साहब, और फिर 1946 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग ने तकरीबन 10 छोड़ के सारी मुस्लिम सीट्स जीत ली थी। तो इतना ड्रामेटिक चेंज आया और इसकी वजह से पाकिस्तान बना। सो मेरे ख्याल में इलेक्शंस जो है बड़े एसेंशियल है पाकिस्तान की बुनियाद ही रखने में, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान कभी बनता ना। सेकंड ये है कि पॉलिटिशियंस बहुत एसेंशियल है पाकिस्तान के बनने में। मैं अहम आज एक बात करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हमें शौक है पॉलिटिशियंस को गालियाँ देने का, हर शेड के पॉलिटिशियंस को गालियाँ देने का। तो ये मेरे ख्याल में ये एक मिथ बनाई गई है पिछले 75 साल में कि पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं होते, क्योंकि पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, सारा कसूर पॉलिटिशियंस का। कल पॉलिटिशियंस को आप तब्दील कर दे तो तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। मज़े की बात है, ये वही पॉलिटिशियंस हैं, वो घूम फिर के किसी और पार्टी में चले जाते हैं, फिर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। अभी रिसेंट इलेक्शन से मैं तो कुछ के बारे में कंफ्यूज ही हो गया था कि कौन सी पार्टी में है। एक साहब ने तो अभी अपनी कंफ्यूजन ठीक कर दी कि वो छोड़ के फिर वापस भी आ गया है। अभी वही लोग। मगर ये है कि ये अगर आपने एक मुल्क चलाना है दुनिया में कहीं भी, तो वो एक पॉलिटिकल गेम है और पॉलिटिकल गेम रहनी चाहिए। जब वो पॉलिटिकल गेम से आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ना, फिर खराबियां पाकिस्तान में आएंगी। तो ये एक बहुत अहम बात है कि पॉलिटिशियंस को गाली देने से ना मुल्क कभी बेहतर नहीं होता, कि कहीं भी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कहीं भी। और पॉलिटिशियंस को उस क्या कहते हैं, उस धारे से भी निकालने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये मेरे ख्याल में हमें समझ जाना चाहिए। जो पाकिस्तान की तारीख से जो पहले एक साल के बारे में मैंने कहा चले जरा 47-48 की बात कर लें, तो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अक्सर ना वो अगेन लोग तारीख नहीं पढ़ते तो लोग समझते हैं जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। सो मैं अभी कुछ स्टूडेंट से कल ही बात कर रहा था, इलेक्शंस के बाद पहला दिन था, तो उन्होंने कहा जी देखें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सबसे बड़ी पार्टी को ना आने दिया जाए और ये ना होने दिया जाए। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान के बनने के एक हफ्ते बाद ही ऐसा हो गया था। सो बच्चे बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा अच्छा एक हफ्ते बाद क्या हुआ? मैंने कहा जी ये जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पहले कहते थे, वहाँ एक गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। अब वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है, बड़े इसके ऑफ कोर्स व्हाट इफ्स भी हैं कि अच्छा अगर ऐसे हो जाता, अगर वैसे हो जाता, मगर बेयर फैक्ट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो NWFP में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस तो ऑफ कोर्स नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान बने, तो वो ज़रा थोड़े से पाकिस्तान के खिलाफ थे, मगर गवर्नमेंट उनकी थी, मेजॉरिटी उनकी थी। 50 की जो असेंबली थी उसके अंदर 30 सीटें कांग्रेस की थी। अच्छा। और वो हिंदू सिख नहीं थी, उसमें से कांग्रेस की 19 मुस्लिम सीटें थी, ठीक है, और मुस्लिम लीग की सिर्फ 17 मुस्लिम सीटें थी। अच्छा। तो हिंदू सिख तो कांग्रेस के साथ थे ही, मुसलमान भी ज्यादा कांग्रेस के साथ थे। अब इमेजिन करिए पाकिस्तान बन गया है, एक ऑकवर्ड हालात है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ एक पार्टी है उसकी गवर्नमेंट वहां है, ठीक है। सो उसको 22 अगस्त 1947 को उसको हटा दिया गया। अच्छा। और बड़े मज़े की बात है, ये लोग बड़े हैरान हुए, कुछ मेरे जो दोस्त हैं जो आजकल इंडिपेंडेंट
काफ़ी हैं। तो वो बड़े हैरान हुए। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा जब नई हुकूमत लाई गई 22 अगस्त को, तो नया इलेक्शन भी नहीं हुआ और असेंबली तक कॉल नहीं की गई। तो फिर कैसे? बस कर सकते हैं, कौन सा वो कोई मुश्किल इलेक्टेड काम है। कब थी कांग्रेस की गवर्नमेंट? वो 1946 में जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे। पाकिस्तान बनने से जी, पहले? पाकिस्तान बनने से पहले, तो उसकी 5 साल की मियाद होनी थी। लेकिन पाकिस्तान मगर बन गया वो ना। पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने कहा कि डज दैट नॉट मेक सेंस? नहीं, बाकी गवर्नमेंट्स तो चली। जो यहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, सिंध में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, वो बनने के बाद भी चलती रही। वो चलती रही, बिकॉज उनकी जो उसी बेस पे तो पाकिस्तान बनाना, तो फिर वो खत्म तो नहीं कर सकते बिल्कुल। थे। तो वो जो 30 की मेजोरिटी थी, वो 7 महीने उनको दिए गए और 30 की मेजोरिटी में से एंड में 0 हो गया। ठीक है। सो इसके लिए मजेदार बात है ये। बड़ी आसानी सी, मतलब बड़ी मजेदार बात है। तो वो जो हम कहते हैं ना कि जी लोग यहाँ से वहाँ हो गए, इंडिपेंडेंट आगे पीछे हो गए, मतलब वहाँ जो 12 हिंदू सिख थे उनको कहा गया कि जी आप लोग इंडिया चले गए। और एक बड़ी मजेदार एक इंसिडेंट था कि एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उन्होंने कहा जी मैंने पार्लियामेंट में जाना है। उन्होंने कहा जी आप तो इंडिया चले गए हैं। उन्होंने कहा पर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने कहा पर नोटिफिकेशन हो चुका है आप इंडिया चले गए। तो इससे पहले कि आपके घर पे कब्जा कर लिया जाए, तो आप चले जाए वहाँ। फिर लोग बात करते हैं कि लोगों को यानी कि तब से ही हम एब्सर्डिटी की हाइट्स पे हैं। तब से ही ऐसे हमारे तो हालात चलते आ और रहे हैं। क्या करते? चॉइस क्या थी? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान में वो सूबा शामिल है, अब आप एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर बिठाएंगे या होगी जो कि उस सिस्टम को या उस मुल्क को मानती ही नहीं है, तो इस तरह तो सिस्टम चलेगा नहीं। एक तो ये है कि उन्होंने मान लिया था, मगर ये है कि जो आसान तरीका था जो नहीं हुआ, और यही है कि जब पाकिस्तान में अगर शुरू में ही कुछ जो गलतियां हैं वो आज तक वैसे ही वो चलती आ रही हैं। आसान तरीका था कि असेंबली तोड़ के दोबारा इलेक्शन करा लेते। हाँ। सही बात। यहाँ असेंबली तोड़ी नहीं तो गई। उन्होंने किया क्या? प्रोसेस क्या किया? उन्होंने प्रोसेस कहा कि ये किया कि उन्होंने कहा कि जी देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के 30 मेंबर हैं, दूसरी के 17 हैं। अगर हिंदू सिख निकाल दें फिर भी उनके 19 है एज कम्पेयर टू 17। तो उन्होंने कहा बेस्ट तरीका ये है कि नया वजीर आला अपॉइंट करते हैं और असेंबली कॉल ही नहीं करते। तो अगर आप असेंबली कॉल ही नहीं करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आजकल शुक्र है सबको पता है क्या होता है। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि बंदे कितने हैं। सही है। और अगर आप 7 महीने देंगे नए वजीर आला को अपनी मेजॉरिटी बनाने में, तो 7 महीना बहुत टाइम, 7 महीने बन जाती है। 7 महीने में बन जाते हैं। और वजीर आला कौन थे जी? वजीर आला जी अब्दुल कयूम साहब थे। वो उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का, वो कहते थे आई रूल द फ्रंटियर विद एन आयरन फिस्ट। विद एन आयरन फिस्ट। विद एन आयरन फिस्ट उन्होंने दिखाया। और जब पहली दफा 5 साल बाद जब 46 से 51 में टर्म खत्म हुई, इलेक्शंस हुए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं बिला मुकाबला इलेक्ट होऊंगा। तो अक्सर लोग बात करते हैं कि जी अभी पिछले इलेक्शंस में क्या कुछ हुआ, वहां तो जी वो कोई सबमिट ही नहीं करा सका नॉमिनेशन फॉर्म। तो अच्छा, वो बिला मुकाबला 2 सीटों से इलेक्ट हुए। बड़े अचानक बड़े लोग खुश हुए कि जी वो इस तरह से इलेक्ट हुए हैं। आरओ साहब जरा थोड़े से परेशान थे बिकॉज उनके कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। तो ये हुआ है पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, एक हफ्ते बाद, ठीक है। तो ये आप एक फ्रंटियर की एक बड़ी मजेदार क्या कहानी हम है। उस वक्त ये कह सकते हैं, ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि एक नई रियासत बनी है, जाहिर है उसके मामलात या प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस वो डेवलप होने हैं। अभी तो मतलब देखिए हमारे पास कानून तो था मगर मसला ये है कि हमारी एक बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख दान है आयशा जलाल। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी द स्टेट ऑफ मार्शल रूल। तो उन्होंने उसके अंदर एक बड़ा अच्छा एक कोट उनका है कि उन्होंने कहा कि जो मुल्क दुनिया में, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पहले 5-10 साल जो होते हैं ना, उसमें वो एक सांचे में ढल जाता है। सही है। और वो जो सांचा बन जाता है ना, वो फिर रिपीट होता रहता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि जो पहले 5-10 साल में हुआ दोबारा कभी ना हो। वो कहते हैं वो मतलब मेरे ख्याल में ऐसा शायद नहीं है। मतलब आप अमेरिका की मिसाल ले लें, फ्रांस की मिसाल ले लें, बहुत बड़े ममालिक हैं ये। पहले जो कुछ उनमें होता था आज वो बहुत डिफरेंट है। नहीं, ऐसा भी तो है ना, मतलब पहले तो वहाँ पर जो है वो खवातीन को वोट का हक नहीं था। अमेरिका में 100 साल पहले तक, बाद में मिल गया। अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका आप पढ़ें तो वो कुछ अलग लोग थे। आज वहाँ ट्रम्प चल रहा है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में भी। अब देखें जब पाकिस्तान बना था अगेन 46 के इलेक्शन में हर शख्स को वोट की इजाजत नहीं थी। फिर 50s में आई, फिर ऐसा हमने भी इसको एक्सपैंड किया है। काफी चेंज आया। पहले खवातीन जनरल सीट्स पे कभी इलेक्ट नहीं होती थी, अब आ रही हैं। ठीक है, तो वो चेंज इस तरह का इंक्रीमेंटल चेंज तो आता है, मगर जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, वो अगर आपका एक सांचे में ढल जाए ना तो वो बदलता नहीं है। अब देखें मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। अभी तो हमने फ्रंटियर की बात आखिरी मिनट है तो मैं चाहूंगा बिल्कुल। अभी हमने सिर्फ फ्रंटियर की मैंने एग्जांपल दी। सिंध के अंदर हुआ कि सिंध के अंदर जो मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर थे खोड़ो साहब, उनको हटा दिया गया बिकॉज उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं चाहता कि कराची सिंध से अलहदा हो और फेडरल कैपिटल मतलब टेक ओवर फेडरल गवर्नमेंट ना कर ले। तो उनको 6 महीने चाहते थे कि कराची सिंध के साथ रहे। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब कराची कैपिटल बना तो उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट को निकाल के हैदराबाद भेज दिया। तो वो उसके खिलाफ थे तो उनको एकदम हटा दिया गया। तो वो तो खुद मुस्लिम लीग के थे।
तो कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की मतलब देखिए इलेक्टेड बंदे की बात ना माने जाए और उनको पहले 6-8 महीने पाकिस्तान बनने के बाद उन पे इल्जाम लगाया कि वो करप्ट है। हाँ। अभी तो पाकिस्तान बना ही है, हमने करप्शन का अभी टाइम तो देना, करने थोड़ा सा टाइम दे। वो शायद कहना चाह रहे होंगे उधर पीछे की हुई थी ना, उधर पीछे की थी। तो वो यही मसला है कि अगर आप पॉलिटिक्स को चलने नहीं देंगे ना, और देखिए पाकिस्तान के पहले साल में ये हुआ कि पॉलिटिक्स को चलने नहीं दिया गया, कुछ ऐसी फोर्सेस डेवलप होगी जिन्होंने कहा कि इस पॉलिटिक्स को नहीं चलना, तो फिर इस तरह का एक सांचा बनना शुरू हो गया कि पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गए, फिर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, वही प्रोडा आ गया, नैब जिस तरह से है वगैरह वगैरह, ताकि ये है ही गंदे। अगली नशिश पॉलिटिक्स खराब होती है। अगली नशिश जो हम आपके साथ लगाएंगे ना, उसमें पॉजिटिव बातें भी करनी है हमने, देखें भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी इसलिए है, तो पाकिस्तान चल रहा है। जी बिल्कुल। तो आप लोग लेकिन ये सेशन भी मैं तो इसको नेगेटिव नहीं कहूंगी, दिस वाज अ लर्निंग सेशन फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए तो था, इसमें नेगेटिविटी कोई ऐसी सच नहीं थी, लेकिन ये है कि अपनी तारीख को याद रखें, अपनी तारीख को पढ़ना जरूरी है, ताकि आप माजी में की हुई कोई चीज़ ऐसी है, जाहिर है इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, पिछली गलतियां नहीं करनी है तो उसके लिए पिछली गलतियों को पढ़ना और समझना जरूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला और हम फिर आपसे सीखने के लिए आपको सहमत देते रहे। नोटिफिकेशन मजेदार था। जी जी बिल्कुल। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मजेदार था सर ये से।